हम अक्सर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां किसी भी साम्राज्य की ताकत उसके पास मौजूद सोने या हथियारों से तय होती है। हाँ, या आज के दौर में देखें तो तेल के कुओं या डेटा से। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा भी समय था जब साम्राज्य का पूरा रुतबा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता था कि आपके पास कितनी गायें हैं। मतलब आज की आधुनिक सोच के हिसाब से तो ये बात बहुत ही अजीब लग सकती है। है ना? लेकिन प्राचीन इतिहास के पन्नों में ये एक अकाट्य सत्य था। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे सामने प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेष रूप से वैदिक काल और प्राचीन भारतीय दर्शन के कुछ बहुत ही सघन नोट्स है। एकदम वही नोट्स जो देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा वगैरह को क्रैक करने के लिए पढ़े जाते हैं। सही कहा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को बांचना या रट्टा मारना नहीं है। हम इन नोट्स को ना एक मिस्ट्री या गुप्त कोड की तरह डिकोड करेंगे। हाँ, मतलब एक एग्जामिनर के नजरिए से देखेंगे कि वो कौन से बारीक बिंदु हैं जहाँ अक्सर सबसे होनहार छात्र भी फंस जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक अच्छा एग्जामिनर कभी ये नहीं जांचता कि आपकी रटने की क्षमता कितनी है। एकदम सही। वो तो ये देखना चाहता है कि क्या ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे का क्यों और कैसे आपको समझ आया है या नहीं। तो चलिए इस कहानी और इन नोट्स के सबसे बड़े विरोधाभास से ही शुरुआत करते हैं। वैदिक काल की गहराइयों में जाने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाकर हड़प्पा सभ्यता को देखना होगा। क्योंकि परीक्षाओं में इन दोनों सभ्यताओं की तुलना पर सवाल आना लगभग तय ही होता है। हाँ, अब नोट्स में कालीबंगा का जिक्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। वहां से जुते हुए खेत और अग्निकुंड मिले हैं। और इतिहासकार मैके का एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत भी है कि शायद इस महान सभ्यता का पतन किसी भीषण आग की वजह से हुआ था। अच्छा, और इसके बाद फिर मैक्स मूलर के सिद्धांत के अनुसार मध्य एशिया से आर्यों का एक समूह भारत आता है और पंजाब और अफगानिस्तान के इलाकों में बसने लगता है। हाँ, और यहीं पर परीक्षक अपना पहला जाल बिछाते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रिक क्वेश्चन बनता है यहाँ। वो कैसे? देखिए, अगर हम हड़प्पा को देखें तो वो अपने समय की एक बेहतरीन नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों के घर, सीधी सड़कें और एकदम बेजोड़ जल निकासी प्रणाली। हाँ, मतलब एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग थी उनके पास। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत जब आर्य आते हैं और वैदिक सभ्यता शुरू होती है तो वो पूरी तरह से एक ग्रामीण व्यवस्था थी। अरे हाँ, और अक्सर एक गलत कथन देके पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और छात्र सोचते हैं कि विकास तो हमेशा आगे की तरफ होता है ना। यही तो कैच है। लोग सोचते हैं कि हड़प्पा में शहर थे तो बाद में आने वाली सभ्यता तो और भी आधुनिक होनी चाहिए। ये सोचना तो वैसा ही हो गया जैसे स्मार्टफोन के युग के बाद लोग अचानक से वापस उस गोल डायल वाले लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल शुरू कर दें। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। विकास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। जब आर्य आए तो उनकी प्राथमिकताएं व्यापार या नगर नियोजन नहीं थीं। वो एक कबीलाई समाज थे ना। हाँ, उन्हें अपने पशुओं के लिए बड़े चरागाह चाहिए थे। इसलिए उन्होंने शहरों के बजाय ग्राम और बस्तियां बसाईं। लेकिन ग्रामीण होने का मतलब ये तो कतई नहीं था कि उनका समाज अव्यवस्थित था। बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक ढांचे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई आधुनिक कॉरपोरेट पदानुक्रम हो। मतलब सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका मुखिया कुल्प कहलाता था। हाँ, और कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामीणी होता था। और फिर कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे, जिसका प्रधान विशपति होता था। एकदम सही। और फिर विश से जन बनता था, जिसका शासक राजन होता था। और अंततः कई जनों के मिलने से एक राष्ट्र बनता था। ये जो क्रम है ना, कुल से लेकर राष्ट्र तक, परीक्षा पत्रों में इसे आगे पीछे करके सही सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत आते हैं। हाँ, वो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि राजन अकेला सत्ता नहीं चलाता था। उसकी सहायता के लिए अधिकारियों का एक पूरा तंत्र था, जिन्हें रथनी कहा जाता था। इनकी संख्या 12 थी। और इसमें पुरोहितों का पद बहुत प्रभावशाली था, जैसे वशिष्ठ जो थोड़े रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो उदार थे। ये लोग समाज की दिशा तय करते थे। और स्पश नाम के गुप्तचर भी होते थे, जो पूरे राज्य की सूचना राजन तक लाते थे। और उग्र नाम के अधिकारी अपराधियों को पकड़ते थे। मतलब पूरा एक खुफिया और पुलिस विभाग। लेकिन इतनी व्यवस्था होने के बाद भी इन नोट्स में एक बहुत बड़ी चीज गायब है। क्या गायब है? आप ही सोचिए, पुलिस है, गुप्तचर हैं,
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे ऋग्वेद में न्याय करने वाले किसी जज का जिक्र ही ना हो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये वैदिक प्रशासन का सबसे दिलचस्प पहलू है और परीक्षाओं का एक क्लासिक नॉट मेंशन्ड सवाल है। मतलब विकल्प में न्यायाधीश जरूर होगा और छात्र टिक कर देंगे कि हाँ, जज तो होगा ही। बिल्कुल। इतिहासकार मानते हैं कि न्याय का काम कोई अलग संस्था नहीं बल्कि राजन खुद सभा और समिति जैसी संस्थाओं की मदद से करता था। अच्छा, सभा और समिति से याद आया, हम्म, समाज के ढांचे पर भी गौर करना जरूरी है। नोट्स कहते हैं कि समाज पितृसत्तात्मक था। हाँ, घर का मुखिया पिता होता था। आमतौर पर जब हम पितृसत्ता शब्द सुनते हैं तो महिलाओं के दमन की तस्वीर उभरती है, लेकिन ऋग्वैदिक काल के तथ्य कुछ और ही कहानी बताते हैं। एकदम सही। पितृसत्तात्मक होने के बावजूद उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत थी। बाल विवाह या पर्दा प्रथा का कोई नामो निशान नहीं था। और स्त्रियां सिर्फ शिक्षा ही नहीं लेती थीं, बल्कि वे सभा और समिति की बैठकों में भी हिस्सा लेती थीं, जो उस समय की संसद की तरह थी। हाँ, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो विधवा विवाह की भी पूरी अनुमति थी। और इस बौद्धिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ है। बिल्कुल। मतलब आप सोचिए, गार्गी जैसी विदुषी महिला समाज के सबसे सम्मानित ऋषि को भरी सभा में तर्कों की चुनौती देती है। जी। ये दिखाता है कि ज्ञान के मैदान में लिंग का कोई भेदभाव नहीं था। और ज्ञान के इसी उच्च स्तर के समानांतर अगर हम उनकी अर्थव्यवस्था को देखें तो वो भी उतनी ही अनूठी थी। हाँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार कोई सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि गाय थी। जी। गाय का महत्व इतना ज्यादा था कि उसे अघन्या कहा गया, यानी जिसे मारा न जा सके। और अगर कोई गाय को मारता या घायल करता तो मृत्युदंड या देश निकाला जैसी कठोर सजा मिलती थी। और इसी गाय के इर्द गिर्द उस समय की भू राजनीति भी घूमती थी। ऋग्वेद में युद्ध के लिए जो शब्द है वो है गविष्ठी। गविष्ठी जिसका मतलब ही है गायों की खोज। बिल्कुल। मतलब आज जैसे तेल या तकनीकी संसाधनों के लिए युद्ध होते हैं, उस समय सबसे बड़ा खजाना गायें थीं और कबीले गायों के लिए लड़ते थे। और ऐसे ही एक बहुत बड़े युद्ध का जिक्र आता है, दशराज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। हाँ, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जहां राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। और जब नदियों की बात आती है ना, तो एग्जामिनर का एक और फेवरेट सवाल आ जाता है, नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। हाँ, वो मैच द फॉलोइंग वाला। जैसे कुबा नदी आज की काबुल नदी है, और वितस्ता आज की झेलम है। अश्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। और जिस परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ वो आज की रावी नदी है। सदनीरा को आज हम गंडक कहते हैं। ये नाम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यापार की बात करें तो दूर तक जाने वाले व्यापारियों को पणी कहा जाता था। और आज के सूदखोरों की तरह उस समय भी ब्याज पर पैसा देने वाले लोग थे, जिन्हें बेकनॉट कहा जाता था। अच्छा, बेकनॉट। और अर्थव्यवस्था के इस विस्तार में धातुओं का भी बड़ा रोल था। आर्यों को तांबे का ज्ञान था, जिसे वो लोहित अयास कहते थे। लेकिन तांबा नरम होता है ना, उससे घने जंगल काटना या कठोर जमीन जोतना बहुत मुश्किल था। और फिर एक ऐसी धातु की खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, लोहा, जिसे नोट्स में श्याम अयस कहा गया है। बिल्कुल। भारत में इसके साक्ष्य लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं, और यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने ऋग्वैदिक काल के लचीले समाज को उत्तर वैदिक काल के कठोर समाज में बदल दिया। हाँ, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, वर्ण व्यवस्था बहुत लचीली थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, वो जन्म पर नहीं बल्कि व्यवसाय पर आधारित था। मतलब कोई युद्ध करता तो क्षत्रिय, व्यापार करता तो वैश्य। एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण हो सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व आते आते सब पलट गया। समाज अचानक से जन्माधारित हो गया। जो जिस कुल में पैदा हुआ उसका वर्ण वही तय हो गया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक इतना लचीला समाज अचानक इतना संकीर्ण कैसे हो गया? इसका सीधा जवाब उसी लोहे या श्यामायस में है। अच्छा, लोहे की वजह से? हाँ, लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा के मैदानों के जंगल साफ हुए। लोहे के हलों से जमीन गहराई तक जोती गई। इससे कृषि उत्पादन में भारी उछाल आया। और जब उत्पादन सरप्लस हुआ तो खानाबदोश कबीले एक जगह स्थायी रूप से बसने लगे। बिल्कुल। जमीन पर कब्जा शुरू हुआ और संपत्ति जमा होने लगी।
तो ये एक चेन रिएक्शन था। मतलब जब संपत्ति जमा हुई तो लोग चाहने लगे कि उनका रुतबा सिर्फ उनके ही बच्चों को मिले। एकदम सही। अपने विशेष अधिकारों को बचाने के लिए ही व्यवसायों को जन्म से जोड़ दिया गया। और सिर्फ समाज नहीं, धर्म भी बदला। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में खेती और सृजन के देवता प्रजापति सर्वोच्च हो गए। और गोत्र संस्था का जन्म भी इसी समय हुआ, जो बाद में विवाह के नियम तय करने का आधार बन गया। जब नियम इतने कठोर होने लगे तो समाज में घुटन भी पैदा हुई होगी। और यहीं से शुरुआत होती है उस हिस्से की जो परीक्षा के नजरिए से सबसे जटिल है, प्राचीन भारतीय दर्शन। हाँ, जब यज्ञों की जटिलता चरम पर पहुंची तो एक जबरदस्त वैचारिक क्रांति हुई। यहीं से दार्शनिक विचारधाराएं दो शाखाओं में बंटी, आस्तिक और नास्तिक। और यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक पेंच है। आज हम आस्तिक उसे मानते हैं जो भगवान को मानता है, और नास्तिक उसे जो भगवान को नहीं मानता। लेकिन प्राचीन दर्शन में आस्तिक का मतलब था वो जो वेदों की प्रामाणिकता को सर्वोच्च मानता हो, और नास्तिक वो जो वेदों के अधिकार को नकारता हो। ये परिभाषा समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आस्तिक शाखा में 6 मुख्य दर्शन उभरे, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं। सबसे प्राचीन है महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन। और दिलचस्प बात यह है कि आस्तिक होने के बावजूद इसके मूल रूप में ईश्वर का कोई स्थान नहीं था। सांख्य मानता था कि सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुआ है। फिर आता है न्याय दर्शन, जो महर्षि गौतम ने दिया। ये पूरी तरह तर्क और अनुमान पर टिका था। फिर योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का। और मीमांसा, जो जैमिनी ने स्थापित की, जिसका उद्देश्य वेदों के कर्म कांडों को तार्किक आधार देना था। और वेदांत या उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक बादरायण थे। लेकिन इन सब में एक दर्शन ऐसा है जो आधुनिक विज्ञान के नजरिए से एकदम चकित कर देता है। महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का परमाणु सिद्धांत। हाँ, मतलब हजारों साल पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं था, तब कणाद ने तार्किक चिंतन से परिकल्पना की कि ब्रह्मांड अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। जॉन डाल्टन से सदियों पहले ऐसा सोचना सच में प्राचीन भारतीय मेधा का प्रमाण है। बिल्कुल, लेकिन ये तो आस्तिक दर्शन थे। नास्तिक दर्शनों ने तो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए ना। हाँ, जैन और बौद्ध धर्म के अलावा कुछ उग्र विचारधाराएं भी पनप रही थीं, जैसे आजीवक संप्रदाय, जिसकी स्थापना मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय का सिद्धांत था नियतिवाद, यानी सब कुछ पहले से तय है, मनुष्य अपनी नियति नहीं बदल सकता। एक तरह से ये पुरोहितों के उस दावे को खारिज कर रहा था कि यज्ञ करने से फल बदला जा सकता है। और इसी कड़ी में सबसे विद्रोही दर्शन था चारवाक, जिसे लोकायत भी कहते हैं। इनका दृष्टिकोण पूरी तरह से भौतिकवादी था। चारवाक का फलसफा एकदम सीधा था। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर ही सही लेकिन घी पियो। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा प्रहार था। हाँ, क्योंकि उस समय घी बहुत बड़ी विलासिता थी जो यज्ञों में आहुति के लिए चाहिए होती थी। चारवाक ने कहा, मरने के बाद कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग या पुनर्जन्म नहीं है। ये समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ एक बड़ा बौद्धिक विद्रोह था। तो इन सारे तथ्यों को अगर हम समेटें तो समझ आता है कि ये नोट सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक विकास यात्रा है। कैसे कबीले गायों के लिए लड़ते हुए कृषि अर्थव्यवस्था में बदले, लोहे ने कैसे जन्म आधारित जातियां पैदा की, और कैसे कर्मकांडों के बोझ तले एक ऐसा समाज बना जो वैशेषिक के परमाणु और चारवाक के भौतिकवाद तक सोच सका। एग्जाम के लिए कालक्रम, नदियों के नाम और दर्शन के संस्थापकों को याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन आज की चर्चा को हम एक ऐसे विचार पर रोकेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है जी, लेकिन उसी मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना एक फूटी नाव से की गई है जो जीवन का भवसागर पार नहीं करा सकती। ये विरोधाभास बहुत ही हैरान करने वाला है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड अपनी चरम कठोरता पर थे, हाँ, समाज जन्म के आधार पर तय हो रहा था, हाँ, और ठीक उसी समय उन्हीं के पवित्र ग्रंथों में यज्ञ को फूटी नाव कहा जा रहा था, और चारवाक जैसे विचारक खोलकर स्वर्ग का मजाक उड़ा रहे थे।
एक ही कालखंड में चरम कट्टरता और चरम बौद्धिक स्वतंत्रता। क्या बात है। क्या उस दौर के भारतीय समाज में अवैचारिक सहिष्णुता आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर शायद किसी परीक्षा के विकल्पों में न मिले, लेकिन एक सच्चे जिज्ञासु को इस पर विचार जरूर करना चाहिए।